अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज अडियाला की तरफ सबका ध्यान है और वजह यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन अब आपको पता है कई हफ्तों से मुलाकात तो नहीं हो रही, बल्कि अब तो तकरीबन महीने से ज़्यादा भी हो चला है कि मुलाकात नहीं हुई उनकी बहन के साथ भी, वकला के साथ भी। तो बहरहाल आज वहाँ पर क्या माहौल है इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा DG ISPR साहब की मुलाकात हुई है उलमा के वफ़द से। इसके साथ साथ शर्जील मेमन साहब आज मैदान में उतरे हैं, वो क्या कहानी लेकर आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ खबर आ रही है कि कोई मज़ीद कानून साजियाँ करने जा रहे हैं, वो क्या हो सकती हैं, उस पर भी दिलचस्प खबरें जो हैं वो चल रही हैं। और साथ ही साथ PTI ने अपना खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट का प्लान भी दे दिया है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले अडियाला की बात करेंगे जी। अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात को अब कई दिन हो चुके हैं, क्योंकि अब तो उनकी एक बहन से भी मुलाकात नहीं हो रही और आखिरी मुलाकात उसी वक्त सलमान सफदर साहब से हुई थी जब उनको सज़ा सुनाई गई थी तोशा खाना में। तो उसके बाद से अब तक उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई और बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकातों पर भी इसी तरह से पाबंदी आयद है। हुकूमत वाज़े तौर पर कह चुकी है कि 8 फरवरी से पहले कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और मकसद उसका यही दिखाई देता है कि 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है उसके हवाले से इमरान खान साहब मज़ीद कोई डायरेक्शंस या किसी किस्म की प्लानिंग के हवाले से अपने जो लीडर्स हैं उनको गाइड ना कर सकें। तो अब इस मंगल भी कोई इम्कान तो दिखाई नहीं दे रहा था कि मुलाकात होगी, लेकिन बहरहाल बहनें आती हैं और आके बैठती भी हैं और फिर रात गए तक उनका धरना वगैरह ख़त्म भी करवा दिया जाता है। आज के रोज़ के लिए अलीमा खान साहिबा ने पहले ही कहा था कि आज कुरान खानी की जाएगी, तो बहुत दूर ही आज नाके शुरू हो गए थे, जो कि नॉर्मल एक नाकों की पोजीशंस हैं उससे भी पहले से नाके शुरू हो चुके थे और मुख्तलिफ रास्ते बंद किए गए थे। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ रास्तों से होते हुए कुछ पैदल उतर कर लोग चलते 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 काफ़ी तादाद में पहुंच चुके हैं अडियाला। और जहाँ पे एक ख़ास मकाम पर बैरियर्स के साथ फिर रोक दिया जाता है जहाँ पे आगे पैदल भी नहीं जाने दिया जाता, तो वहाँ तक अलीमा खान साहिबा पहुँच चुकी हैं और वहाँ पर उन्होंने कुरान खानी के लिए चादरें बिछाई और कुरान खानी की और उसके साथ साथ वहाँ पर उन्होंने कुछ मीडिया से टॉक भी की है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ है उसके मुताबिक इन्होंने 8 फरवरी से पहले अलीमा खान साहिबा को भी सज़ा देनी है और उन्हें गिरफ्तार करना ही करना है और उसकी भी वजह वही 8 फरवरी का खौफ है। तो अलीमा खान साहिबा फरमाती हैं कि ये अगर हमें बंद कर भी देंगे तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो पहले ही उम्र के आखिरी हिस्से में, हम कौन सा कोई अभी नौजवान है और हमारी कोई ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाएगी कि हम जेल में चले जाएंगे। तो हम आखिरी हिस्से में अगर 5 साल में सज़ा सुना के बंद भी कर देंगे तो हमें क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को मुसलसल जेल में रखेंगे और वो खुद ही थक हार जाएगा, तो वो तो नहीं होगा। इमरान खान, वो कहती हैं, माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह का उनके ऊपर बड़ा करम है, उनका अल्लाह पे ईमान है और उसके अलावा वो अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं, वर्जिश करते हैं, मुनासिब खुराक लेते हैं, तो वो भी माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरह के हथकंडों से ये उन्हें कमज़ोर कर देंगे तो ये नहीं होने वाला। सॉरी। अलीमा खान साहिबा ने साथ ही साथ जो कराची में अभी दौरा किया है CM KP के सुहेल आफरीदी साहब ने, उसके ऊपर भी बात की और कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हुई देख के, उन्हें उम्मीद हुई कि जो यंग जनरेशन है वो इस तरीके से अब अपने हुकूक के लिए खड़े हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। और अगरचे वहाँ पर उनकी जान को भी ख़तरा था, इसके बावजूद भी वो गाड़ी की छत के ऊपर बैठ गए और इस तरह से उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया कि लोगों का प्यार देखकर वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो ये तमाम चीज़ें उनके नज़दीक बड़ी हौसला अफजा थी। तो सुहेल आफरीदी साहब की अलीमा खान साहिबा ने तारीफ़ की है, तो फिर आप समझ जाएँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा जो अलीमा खान साहिबा वहाँ पर गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो A लॉ के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा मैं पूरा नाम लूँगी तो फिर आप चला नहीं सकेंगे, लेकिन जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है वो A लॉ के तहत हो रहा है और आपको असल में अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को बचाना है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यही जजेस इन्हीं अदालतों में बैठकर इमरान खान को रिहा भी करेंगे और इंसाफ भी देंगे और हम लेंगे इंशाल्लाह उनसे इंसाफ। तो अलीमा खान साहिबा की जो बाहर गुफ्तगू थी ये वक्तन फ़वक्तन वैसे जारी रहती है क्योंकि वो रात गए तक मौजूद रहती हैं। अब ये धरना कितना चलेगा ये है सबसे बड़ा सवाल, और ये कि इसका इन्हिसार किस बात पर है। तो पहली बात तो ये कि इस बात का इन्हिसार इस बात पर भी है कि कितने लोग जमा होते हैं।
ऑनेस्टली टेलिंग यू, आज जो बाहर लोगों की तादाद है वो जिस तरह पिछले मंगल थी उससे तो ज़्यादा है। अभी भी लोग आ रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि पिछले मंगल से ज़्यादा तादाद में लोग आज मौजूद हैं और आ रहे हैं मज़ीद। और जो लोग कराची वगैरह गए हुए थे वो भी सीधा कुछ कल रात पहुँचे हैं और कुछ आज सुबह पहुँचे हैं, लेकिन सीधे अडियाला की तरफ आ रहे हैं। मैं देख रही थी शाहिद खटक साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, ये वो लोग थे, अयाज शफकत साहब जो कि कराची में भी मौजूद थे और अब ये अडियाला के बाहर भी पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे लॉयल टीम मेंबर्स हैं इस वक्त पीटीआई के, जो कि हर जगह हर अवामी मोबिलाइजेशन में मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो बैरिस्टर सलमान साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, बैरिस्टर सलमान अभी नहीं पहुँचे जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन बैरिस्टर गौहर पहुँच चुके थे, उमर न्याजी साहब पहुँच चुके थे। अगरचे उन्हें भी रोका ही गया, जाने की तो इजाज़त किसी को भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि आज थोड़ी सी तादाद हमें पहले की निस्बत ज़्यादा लगेगी, लेकिन क्या ये तादाद रात गए तक रुकेगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आमतौर पर अगर प्रेशर के बायस लोग आ भी जाते हैं तो उसके बाद रात गए फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता वापसी का सफ़र भी शुरू कर देते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि ये जमा ज़रूर हो जाएं, लेकिन फिर 8-9 बजे के करीब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद कम हो जाती है। तो अब धरना जो है वो ज़ाहिर है शुरू हो जाएगा। मुलाकात तो कोई नहीं हुई, लेकिन अब उसके बाद क्या होता है आज इस धरने का अंजाम, ये देखने वाला होगा। क्योंकि हमेशा की तरह डिस्पर्स कर दिया जाएगा या फिर कोई नई यकीन दहानी की आस, या फिर ये धरना कल सुबह तक जारी रहेगा, कल तक दिन तक चला जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो लेट्स सी किसके ऊपर क्या होता है। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा बहुत डिटर्मिन्ड है कि मुलाकात लाजमी करवाई जाए। अच्छा जी, ये तो हो रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं कि अडियाला के बाहर, लेकिन दूसरी तरफ अडियाला के बाहर उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। और एक इसमें जो ख़ास आज की बात थी वो, जैसे मैंने अभी सुहेल आफरीदी के दौरे की बात की, तो आज शर्जील मेमन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही थी वो नून लीग के वज़रा की तरफ से आ रही थी, और अब बाकायदा तौर पर जो शर्जील मेमन साहब हैं जो कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और उन्होंने फिर जो आज की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे बेहतर था वो ना ही करते हैं, क्योंकि वो अजीब किस्म के बयानात लेकर आ गए मैदान में कि जनाब एक और 9 मई करने की कोशिश की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि जितने वहाँ पर लोग मौजूद थे हर वक्त कैमरे ऑन थे, इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी देख रहे थे, पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी देख रहे थे, डिजिटल मीडिया भी देख रहा था। तो किसी ने भी ये ऐसी कोई बात रिपोर्ट नहीं की कि किसी हवाले से भी इस किस्म की कोई खुदा न खास्ता बात हुई हो कि कोई तोड़ फोड़ का वाक़या हो। उन्होंने ये कहा कि जी हमने इन्हें जिन जगहों पे जाने से मना किया था, इन्होंने फिर भी हमारी बात नहीं मानी, उन इलाकों में भी गए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पहले ही एक थ्रेट भी मौसूल हो गया था और हमने इन्हें आगाह भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आए और अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूमते रहे। वैसे तो अगर ये थ्रेट वाली बात को यकीन किया जाए तो एक बात इसमें फिर सिंध हुकूमत के ऊपर भी आएगी, वो ये कि जब आपको पता था कि थ्रेट भी थे और आपको खुद पता था इस चीज़ का, तो उसके बावजूद भी आपने जो रात गए हैदराबाद से वापसी पर उनके साथ किया, उसको फिर क्या समझा जाए। यानी ये जानते हुए कि उनकी जान को ख़तरा है और उनको निशाना भी बनाया जा सकता है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने जिस तरीके से रुकावटें वहाँ पे खड़ी की, उनको वापसी में सुनसान सड़क पर बेयारो मददगार छोड़ा, तो इस बात का तो फिर आपसे सवाल होना चाहिए कि आपने कैसे एक वज़ीर आला की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, ये जानते हुए कि उसकी ज़िंदगी को थ्रेट है। खुदा न खास्ता वहाँ पे अगर कोई भी वाक़या पेश आ जाता तो फिर आप क्या करते। तो ये तो इन्होंने अपने ख़िलाफ़ ही एक चार्जशीट कर दी। दूसरी उन्होंने ये जो बात की कि इधर उधर ये जा रहे थे और हमने जहाँ मना किया था वो वहाँ पे भी जा रहे थे, तो ऐसी कोई चीज़ उस वक्त भी इनके वज़रा टीवी पर आ रहे थे, उनसे लोग बयानात भी ले रहे थे, तो ऐसी किसी चीज़ का उन्होंने तो उस वक्त नहीं कहा कि जनाब हम यहाँ पे मना कर रहे हैं लेकिन ये फिर भी यहाँ पे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर ऐसा कुछ वो कर रहे थे तो आप उसी वक्त रिपोर्ट करते, ताकि खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो वो कम से कम कोई आपको ब्लेम तो ना करता। आप तो क्लियर होता है कि हाँ भाई हमने तो इन्हें बता दिया है, हमने तो ऑन एयर भी बता दिया, टीवी पे भी बता दिया, फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। तो ये अब बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बस जैसे बाकी सब लोगों ने आकर एक निशाना बांधा है कि जी इस दौरे का असर जो है वो ज़ायल किया जाए, तो इसलिए ये जानबूझ के इस किस्म की बातें की जा रही हैं ताकि एक
लायानी गुफ्तगू के ऊपर बात शुरू हो जाए और जो असल उसके इम्पैक्ट हैं दौरे के उसके ऊपर बात ना हो। तो बहरहाल शर्जील मेमन साहब हों या नून लीग के वज़रा हों, अब जो मर्ज़ी कहते फिरे, जो सुहेल आफरीदी साहब ने करना था वो कर आए हैं और उसने अच्छे से कितना किया है वो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उसके बाद जो एक रिएक्शन आ रहा है वो किस तरह और किस मैग्नीट्यूड का आ रहा है। अच्छा जी, एक मज़ीद शेड्यूल जारी कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से, चूँकि जहाँ पे ये मोबिलाइजेशन दूसरे सूबों में हो रही है तो केपी में भी ज़ाहिर है ये जाएंगे। तो इस सिलसिले में 17 जनवरी को हरीपुर से मानसेरा एक रैली निकाली जाएगी और इसी तरह से 24 जनवरी को इन्होंने रैली निकाली है पेशावर से नौशहरा तक और फिर मर्दान और सवाबी तक ये रैली जाएगी। इसी तरह 25 जनवरी को इतवार के रोज़ मैंगोरा से ये रैली एक निकाली जाएगी जो कि तेमरगरा तक जाएगी। तो इस तरह से अब ये 3 रैलीज़ हैं जो काफ़ी बड़ी रैलीज़ हैं जो कि शहर से दूसरे शहरों तक जा रही हैं। तो ये काफ़ी बड़े कारवां की सूरत में आपको निकलती हुई नज़र आएंगी। यहाँ चूँकि इन्हें कोई रोक टोक भी नहीं है, अपनी हुकूमत है, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो मोबिलाइजेशन है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। लेकिन जो असल चीज़ है जो ज़्यादा परेशान कुन है खैबर पख्तूनख्वा में इनके लिए, वो तीरा का ऑपरेशन है, जहाँ पर बड़ी तादाद में शायद अगर मैं बिल्कुल मोहतात होकर भी कह रही हूँ तो लाखों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से। जब वो अपने घर छोड़कर निकल रहे हैं तो उन लोगों की सेटलमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अगरचे अब सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ तो यही है कि वो इस ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि इसको अपोज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको अब वो बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ सकते। यानी एक तरफ ज़बरदस्ती वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन भी किया जा रहा है उन इलाकों में और दूसरी तरफ वो जो बेचारे वहाँ से लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं, अब उनको भी अगर सूबाई हुकूमत ना पूछे तो वो तो बेचारे रुल जाएंगे। तो इसलिए अब चारों ना चार सूबाई हुकूमत कुछ कोशिश तो कर रही है कि उनके लिए कुछ कैंप्स वगैरह अरेंज किए जाएं, कुछ सहूलियात उनको दी जाएं, उनकी आबादकारी के लिए कोई काम किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है ये उस रफ्तार से अभी नहीं हो रहा जिस रफ्तार से होना चाहिए, इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पर खातिर खा परेशान भी हैं और तकलीफ़ का शिकार हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब सुहेल आफरीदी वापस चूँकि पेशावर आ चुके हैं, आज उन्होंने एक मीटिंग भी होल्ड की है जिसमें उन्होंने सेफ़ सिटी जो कैमरे से रिलेटेड जो तमाम उमूर हैं उससे मुतालिक इजलास की सदारत की है। मुख्तलिफ अब शहरों में पेशावर के टांक में, वज़ीरिस्तान में, मुख्तलिफ जगहों पर अब सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए जाएंगे, तो इसके लिए उनकी एक मीटिंग भी थी। तो अब जब वो वापस आए हैं तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अब इस मामले के ऊपर जो तीरा का ऑपरेशन है इसके ऊपर भी तवज्जो करनी चाहिए कि इसको कैसे उन्होंने मैनेज करना है। अगरचे वो ऑफिशियली तो वो ये कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है लोगों की नकल मकानी का वो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा। जो वीडियोज़ आ रही हैं वो काफ़ी तकलीफ़ दे हैं कि जिस तरह बेचारे लोग अपना सामान पैक करके और वहाँ से निकलने पर मजबूर हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है इसका बैकलैश सूबाई हुकूमत पे भी किसी ना किसी तौर तो आएगा, अगरचे वो इसमें ना भी शामिल हो इस ऑपरेशन में, लेकिन बहरहाल उसको संभालने के हवाले से भी अगर इंतज़ामिया खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा पाई तो ज़ाहिर है कि वो फिर सूबाई हुकूमत के ऊपर एक तनकीद का बाइस बनेगी। अच्छा जी, अब एक जानिब ये तमाम चीज़ें चल रही हैं तो दूसरी जानिब DJIS PR साहब ने भी आज एक मुलाकात की है उलमाए कराम के वफ़द से, और इसका भी जो मकसद बताया जा रहा है वो यही है कि जो मुल्क में इस वक्त एक सूरत हाल है उसमें उलमाए कराम भी हम आंगी में कौमी बयानियाँ आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें और उनके साथ हों। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि उलमाए कराम से इतनी मुलाकातों की ज़रूरत क्या है। भाई कौन से उलमाए कराम हैं जो आपको कोई मुखालिफ नज़र आ रहे हैं? मुझे तो सब के सब पहले ही बिल्कुल सेम पेज पे दिखाई दे रहे हैं, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। इनकी इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये कोई अपने तौर पर किसी तरह का भी स्टेटमेंट जारी करें और या कोई आप यूँ कहें कि मुखालिफ बयानिया कोई बना सकें या कोई इस तरह की बात करें। रियासत के मुखालिफ तो किसी का भी बयानिया नहीं है ऑनेस्टली। असल बात ये कोई भी पाकिस्तानी तो रियासत के मुखालिफ बयानिया नहीं बना सकता। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जो एक इदारे का इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है उससे मुख्तलिफ किसका बयानिया है, क्योंकि जब हम रियासत कहते हैं तो फिर हम मुल्क की बात करें ना, वतन की अपनी बात करें, वो तो हम कोई भी खिलाफ नहीं हो सकता पाकिस्तानी। लेकिन जहाँ हम ये बात करते हैं कि जी फ़ौज की पॉलिसी के ऊपर कोई तनकीद कर रहा है या नहीं कर रहा, हाँ तो वो एक मुख्तलिफ बात है कि जो इदारा है उसके हवाले से सबकी राय मुख्तलिफ हो सकती है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई राय क्यों अपनी मुख्तलिफ रख रहा है। तो बहरहाल इसके ऊपर जो है वो उलमाए कराम तो माशाल्लाह इससे भी मुबर्रा हैं, वो तो बिल्कुल कोई मुख्तलिफ राय रखते नहीं हैं हमारे, और पहले इनसे
आपने देखा फील्ड मार्शल साहब की भी मुलाकातें हुई हैं, मरीम नवाज़ साहिबा भी रोज़ इनको लेके बैठी हुई होती हैं, अब तो इनको मुआवजे वगैरह भी दिए जा रहे हैं, अब DGISPR साहब भी इनको लेके बैठे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये बेचारे तो पहले ही आपके साथ हैं, पता नहीं क्यों इन लोगों की इतनी टेंशन ली जा रही है। तो बहरहाल आगे अब इन्होंने क्या करना है, इनकी तो बेचारों की कौन सुनता है, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये बिल्कुल एक डिफरेंट जनरेशन है, और ये तो भाई अपनी सोच से, अपनी फ़िक्र से और अपनी मुशाहिदात और जो एक्सपीरियंसेस है उसकी बुनियाद के ऊपर फ़ैसले करती है। ये इस बात को खातिर में नहीं लाती कि आप उन्हें क्या बता रहे हैं, उलमाए कराम उन्हें क्या बता रहे हैं। एक ज़माने में हम ये देखा करते थे कि जब DGISPR की ब्रीफिंग होती थी, जो ISPR की प्रेस रिलीज़ होती थी, उसके आगे तो कोई बात ही नहीं होती थी, हर कोई उसी को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता था। कुछ कॉलम निगार इतने बड़े नाम थे, वो कुछ कह देते थे तो उनके आगे कोई मतलब आमतौर पर तनकीद नहीं करता था, भाई उन्होंने कह दिया बस जी, वो बयानियाँ बनाने के मास्टर्स समझे जाते थे। ये वही बेसिकली हम बात अब कर रहे हैं जो कि ज़ुरैन निज़ामानी ने अपने कॉलम में भी लिखी, और उससे पहले भी हम कई दफ़ा ये बातें कर चुके हैं कि ये जनरेशन एक डिफरेंट जनरेशन है जो अपने तय सोचती है। ये एक ऑलरेडी दिया हुआ जो सिस्टम है उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन नहीं करती, और यही वो चीज़ है कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी का बाइस बनी हुई है। इसी वजह से पिछले 4 साल से हर कोशिश के बावजूद भी जो फीड किया जा रहा था इस कौम को, जो बताने की, जो समझाने की कोशिश की जा रही थी, और जो आप यूँ कह लें कि एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें नाकामी हुई। चाहे उसमें 13 जमातें साथ मिली, इस्टेब्लिशमेंट साथ मिली, पूरा मीडिया साथ मिल गया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, उलमाए कराम साथ मिल गए, पता नहीं कौन कौन भाई साथ मिल गया, लेकिन वो बात बनी नहीं इनसे जो ये बनाना चाह रहे थे। तो उसकी वजह वही जनरेशन Z है जो अपने तौर पर एक सोच रखती है, और सिर्फ जनरेशन Z नहीं है बल्कि वो तमाम लोग जो कि उससे पहले भी जो कुछ होता देख रहे हैं, और जो पाकिस्तान की सियासत के बहुत से उतार चढ़ाव भी देख चुके हैं, उनकी भी सोच अब बदल चुकी है। और अब ये सब कुछ जो है एक डिफरेंट हम माहौल में देख रहे हैं, क्योंकि एक डिजिटल दौर है और हर चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुंचती है लोगों तक। तो वो अब वन वे जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो नहीं होता। यानी पहले क्या होता था कि एक ही तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है और एज़ इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन अब मुख्तलिफ मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आती है, लोग अपने तौर पर अपनी सेंस से उसको जज करते हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा है और किस तरह से है। तो ये अब जो है एक डिफरेंट हम वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब इस वर्ल्ड से निकलना कैसे, उसके लिए अभी भी जो हमारे बूमर्स हैं वो काफ़ी दिमाग लड़ा रहे हैं। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो एक खबर शेयर की है। उनका ये बताना है कि जी उनके ज़राए उन्हें बताते हैं कि अब जो तरमीम एक की जा रही है उसके मुताबिक 18 से उम्र बढ़ाकर 25 की जा रही है। कम से कम जो वोटर की उम्र है वो 25 की जा रही है, 25 साल। यानी कि मतलब ये है कि पहले 18 साल का नौजवान जिसका शनाख्ती कार्ड बन जाया करता था वो जाके वोट कास्ट कर सकता था, लेकिन अब एक तरमीम पे गौर किया जा रहा है कि भाई ये जो नौजवान जितने भी आ रहे हैं और मज़ीद शामिल हुए जा रहे हैं, और एक ख़बर के मुताबिक मेरा ख्याल है कोई 2.5 करोड़ नए नौजवान वोटर्स जो हैं वो पिछले 1-2 सालों में जो हैं, यानी 2024 के इंतखाबात के बाद से अब तक जो हैं वो नए लोग रजिस्टर हो गए। तो ये जो बाद में शामिल होते चले जा रहे हैं, ये तो सारा इमरान खान का वोट है। अब वो परेशान है कि जनाब ये जितना वोटर अगले इलेक्शन तक ऐड होता जाएगा तो ये तो सारे का सारा इमरान खान का वोटर होगा, ऊपर से ये यंग वोटर होगा, ऊपर से ये रिएक्टिव वोटर है जो मायूस होकर घर में नहीं बैठता बल्कि ये बाहर निकल कर मुखालिफ वोट देकर आपको बताता है कि वो वहाँ पे खड़ा है, जितनी की वो मज़ामत कर सकता है उतनी की वो करता है। तो अब वो परेशान है कि जनाब इनको कैसे रोका जाए, तो लिहाजा वो कहते हैं कि जी अब उम्र ही बढ़ा देते हैं ताकि किसी तरह जो है इस नौजवान वोटर से छुटकारा मिल सके, तो कम से कम उम्र जो है वो 25 साल कर देते हैं। अव्वल तो अब इस ख़बर के ऊपर मेरी अपनी राय तो ये कि शायद ये दुरुस्त ना हो। मेरा नहीं ख्याल है कि ये करेंगे इस तरह से, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। दूसरी बात ये है कि अगर ये कर भी रहे हैं तो अगर ये इसका मकसद ये है कि जनाब इससे PTI का वोटर टूटेगा, तो फिर तो मुझे वो इमरान खान की जो बात है ना वो सही मालूम होती है कि जो ऊपर वाला डब्बा है ना वो खाली है। यानी कि आप लोग वाकई ये समझते हैं कि सिर्फ जो बच्चे हैं, ये जनरेशन Z है या उससे आगे जो जनरेशन है वो जो है वो कोई इमरान खान की फ़ैन है। अरे भाई जो हमारी एज के लोग हैं जिन्होंने सब देखा है अपनी आंखों से, जो हमसे पीछे की भी एज के लोग हैं उन्होंने जो सब कुछ देखा है, पता नहीं इन जनरेशन के क्या क्या नाम होते हैं एग्जैक्टली, तो भाई वो सारे आपके ख्याल से उन्होंने अभी वोट नहीं किए 2024 के इलेक्शन में जाके?
تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ 25 سال عمر کر دیں گے تو کوئی پی ٹی آئی کا ووٹر ٹوٹے گا، تو بھائی کیا پی ٹی آئی کا ووٹر صرف نوجوان ہی تھا؟ آپ کے خیال سے جو باقی بڑے لوگ تھے ان میں کوئی پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں تھا؟ بڑی بڑی عورتوں نے جا کے ووٹ دیا ہے۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ تو میں تو یہ ان کی سوچوں پہ حیران بھی ہوتی ہوں کہ یہ کس طرح دیوار سے سر ٹکراتے پھر رہے ہیں۔ بھائی آپ 18 سال سے بڑھا کر 25، کیا 25 سے بڑھا کر 50 کر دیں لیکن نتیجہ یہی رہنا ہے، کیونکہ جو قوم کی اجتماعی سوچ ہے اس میں ایک تبدیلی آ چکی ہے اور یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور باقی جو جنریشن زی ہے اس سے آپ کا خوف بنتا بھی ہے، اور وہ اب خوف جو ہے میرا خیال ہے کہ مزید کھل کے سامنے آ گیا، کیونکہ ہر تبصرہ نگار یہ بتا رہا ہے کہ جو کراچی کے لوگ نکلے ہیں اس میں بڑی تعداد میں جو ہیں وہ نوجوان لڑکے نکلے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک ڈیفرنٹ ہم ورلڈ میں جی رہے ہیں، اور اس کو ہمیں ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ آپ اس سے لڑائی کرنے کے بجائے اس کو سمجھیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، اور یہ سمجھ جائیں کہ اب جس طرح آپ اپنے پرانے آج سے 50 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان کے دور میں آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ انفٹ محسوس کریں گے، تو اسی طریقے سے جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ بھی ہمیں اپنے دور میں جیے گی، وہ ہمارے دور میں نہیں جی سکتی۔ تو ہمیں اس ریالٹی کو، چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بس بہت ہو چکا، جتنی دیر آپ نے اس طرح سے ملک چلانا تھا آپ چلا چکے، اب آپ کو نئے طریقے کو سمجھنا بھی ہوگا اور ایکسیپٹ بھی کرنا ہوگا کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کیجئے، اس میں سبھی کا بھلا ہے، اس میں آپ کی بھی رسپیکٹ ہے، اس میں ملک بھی آگے بڑھے گا۔ اور اسی میں یہ جو جنریشن زی کا ایک اندر کا طوفان ہے جو کہ ابھی تک سمٹا ہوا ہے پاکستان میں، یہ بھی سمٹا رہے گا، اور ان کو نظر آئے گا کہ ہاں جی ہم اپنی مرضی سے چیزیں آہستہ آہستہ چینج کر سکتے ہیں تھرو آر ووٹنگ پیٹرن۔ تو اگر آپ یہ زبردستیاں کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں پہلے ہی 4 سال ہو گئے ہیں کہ ملک جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ آگے بھی سلسلہ خدا نخواستہ ایسے ہی چلتا نظر آ رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔